नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खेल है, अब बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि वो कैसे खेलते हैं। कुछ समय से भारत के अंदर भारत की विपक्षी पार्टियां जिस तरीके का एक्ट कर रही हैं, जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया में प्रचारित कर रही हैं, चाहे वो नेपो किट के बारे में, चाहे नेपाल हो जाएगा उसके बारे में, चाहे वोट चोरी के बारे में, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। और इसकी पहली झलक जो है हाल फिलहाल में नेपाल में देखने को मिली है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत विरोधी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए अमेरिका और चीन नेपाल के अंदर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे समय के साथ खुल करके बाहर आती हैं, समय से पहले नहीं आती हैं। सुशीला काकरी का नाम सबसे पहले मैंने ही अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि वो अंतरिम पीएम बनने जा रही हैं। 2 दिन तक उसके, जब मैंने लाइव किया था उसके 2 दिन तक मंथन चलता रहा कि वो नहीं बनेंगी, वो नहीं बनेंगी, लेकिन अंत में वही बनी। कल मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री। मणिपुर की स्थिति के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है। मणिपुर जब गए तो मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया तो फिर उसके बाद एनएसजी वालों ने कहा कि भाई आप हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जी आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे मणिपुर पहुंचना है, जहां रैली होने वाली है, वहां पे जहां पे मुझे जाना है, उसके लिए चाहे रोड मार्च से चलना पड़े। अब तो हाथ पांव फूल ही जाना है, मणिपुर जैसी स्थिति और इतनी भारी बारिश, लैंडस्लाइड का डर, तमाम तरीके की चीजें। लेकिन एनएसजी उनको लेकर के वहां गई और उन्होंने वहां से भारत में बैठे हुए षड्यंत्रकारियों को और साथ के साथ नेपाल की प्रधानमंत्री को लेकर के और नेपाल को भी लेकर के बड़ा मैसेज दिया। हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और किस तरीके से अमेरिकी जो मिशन था वो नेपाल के अंदर फेल हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भारत विरोधी जो एजेंडा चल रहा था नेपाल से लंबे समय से, वह कैसे फेल हुआ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को, नेपाल में दुनिया भर की कई सारे देशों की एजेंसियों का एकदम जमावड़ा रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि वहां पे काठमांडू और काठमांडू के आसपास के इलाके में तमाम दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां काम करती रहती हैं, क्योंकि बड़ा सही प्लेस पे नेपाल स्थित है, जहां से चाइना कंट्रोल होगा, भारत कंट्रोल होगा, बहुत सारे देश कंट्रोल हो सकते हैं, तो वहां पे बैठी रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत की एजेंसी नहीं बैठी होगी, स्वाभाविक सी बात है। चाइना की एजेंसी नहीं बैठी होती तो चाइना इतने लंबे समय तक डेमोक्रेसी के नाम पे 12, 15, 17 साल से नेपाल को कंट्रोल करके रखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं, सबको पता ही है किस तरीके से वहां से पे अचानक से कम्युनिस्ट पार्टियों का कब्जा हो गया, फिर तमाम बातें। तो एक तो अमेरिका की सीआईए, चाइना की एमएसएस और भारत की रॉ, इन तीन का नाम आ रहा है कि इन तीन के बीच में बैटल हुआ, जबरदस्त वाली लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई तो कोई दिखने वाली होती नहीं है कि सामने से दिखेगी। जिस तरीके से काम करती हैं एजेंसियां, उस तरीके की चीजें हुई और उसमें अंततः भारत को विजय प्राप्त हुई। और विजय प्राप्त कैसे हुई? क्योंकि भारत नेपाल के अंदर, या नेपाल में इस तरीके से कह लीजिए, भारत की मित्र प्रधानमंत्री, भारत देश की मित्र प्रधानमंत्री बन गई। अभी तक लगातार क्या था? ओली, ओली की भाषा आप देख लीजिए, प्रचंड की भाषा आप देख लीजिए, देवबा की भाषा देख लीजिए, सबके बारे में सबको पता ही है, कुछ मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो तीन नाम निकल करके आए थे सुशीला जी के अलावा, एक बालेन शाह। बालेन शाह पढ़ा तो इंडिया से ही है, इंजीनियरिंग किया इसने, लेकिन ये पहले अमेरिका के करीबी था, फिर बीच में ये चाइना के करीबी हो गया और हर मौके पर भारत विरोधी बात करता है, चाहे वो माता सीता को लेकर के हो, चाहे भारत के बहुत सारे भूभाग को लेकर के हो, चाहे फिल्मों को लेकर के हो, ये हमेशा जहर उगलता रहता है। अच्छा, ये काठमांडू का मेयर कैसे बन गया? है तो मधेश है, मधेश होने के बावजूद भी काठमांडू का मेयर बना, मतलब कि इसके पीछे एजेंसियां तमाम थी
जो इसको वहां पे स्थापित करवाई, बनवाई। ठीक। दूसरा नाम है हामी नेपाल का, सुदन गुरुङ। ये एक एनजीओ चलाता था, अचानक से आया और इसने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन करना है, ये सब सारी चीजें करनी है, तुम लोग बैग लो, कॉपी लो, पेन लो और प्रदर्शन करो। पहले दिन का आंदोलन का श्रेय इसको जाता है। आंदोलन हो गया जी भाई साहब, 20 बच्चे उसमें मारे गए। दूसरे दिन इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। ठीक बांग्लादेश वाली सिचुएशन जो है वही वाली नेपाल के अंदर की गई। और इसी तरीके से होता है कि पहले बच्चों को या महिलाओं को आगे कर दो और फिर जब वहां पे कुछ हो जाए तो उसके बाद पीछे से उसको जाकर के टेक ओवर कर दो। ये जेनजी का आंदोलन नहीं रह गया था बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा सब इसमें इन्वॉल्व हुए। यह रोड पे नहीं उतरा, यह सिर्फ ट्विटर से इस पूरे आंदोलन को चला रहा था, बालेंसा। और जबकि ये एनजीओ वाला जो था ये ग्राउंड पे उतरा हुआ था अपने लोगों को लेकर के। ये दो। ठीक। और तीसरा 2022 में एक व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक होता है, पहले नेपाल का नागरिक था फिर वो अमेरिका की नागरिकता उसके पास होती है, वो नेपाल आता है और नेपाल में 2022 में चुनाव लड़ता है और 20 सीटें जीतता है। कितनी सीटें दोस्तों? 20 सीटें। 20 सीट जीतने के बाद वो नेपाल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 20 सीट जीतने के बाद 274 में से। और उस व्यक्ति का नाम है रवि लामिछाने। अब रवि लामिछाने का नाम क्यों आ रहा? रवि लामिछाने अपनी नागरिकता को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जेल चला जाता है और 2023 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे देती है। ये जो जेनजी वाले हैं ना, ये उसको जेल तोड़ करके छुड़ा लाते हैं, उसका भी नाम चलता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप सोचिए, जो अमेरिकी नागरिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका, नेपाल की कोर्ट ने कहा कि ये 2014 में अमेरिका की नागरिकता इसने ली थी। हालांकि बाद में एक कहा इसने कि मैंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी है, लेकिन इसने नेपाल की नागरिकता नहीं ली थी, अगर छोड़ दी थी तो। इसी ग्राउंड पे ये चला गया जेल। तो ये तीनों नहीं बने। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, आप एक बात सोचिए, नेपाल के अंदर संसद जला दी गई, सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट, सरकारी ऑफिसेज, कई सारे मेयर के ऑफिसेज, सारी चीजें ये क्यों जलाई गई? चाइना के पैसे से जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई तो चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया। तो हैवी इन्वेस्टमेंट किया तो हुआ क्या उस इन्वेस्टमेंट का? उस इन्वेस्टमेंट में चूंकि वामपंथियों की सरकार थी, उन्होंने अपनी संसद बनाने में, अपनी सुप्रीम कोर्ट को रिनोवेट करने में, सब चीजों में पैसा खर्च किया। तो ये चाइनीज पैसे से बना हुआ सारा कुछ था और ये अचानक नहीं होता, ये जेनजी वेंजी के औकात के बाहर की चीज थी। क्योंकि इतने बड़े प्रोटेस्ट में चिन्हित करके जेल से 14,000 कैदियों को छुड़ा देना, आप बताइए जेनजी के दिमाग की उपज हो सकती है कि जेल भी तोड़ करके कैदी छुड़ाने हैं, किसको किसको छुड़ाने हैं ये भी पता है, और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी जला देना है, साथ के साथ वहां के पार्लियामेंट को भी जला देना है, नेताओं के साथ ऐसे करना है। ये सब कुछ प्री प्लान था, ग्रुप बने हुए थे, कौन कौन कहां कहां जाएगा, क्या क्या एक्ट करेगा है। और किसी को भी नहीं बकसना है, किसी को नहीं बकसना है। मतलब सीधा सीधा मैसेज था कि ये जो चुनाव 2022 का हुआ है, इस चुनाव में जो वहां की संसद बनी है उस संसद को भंग करना है और जितने भी नेता इन्वॉल्व हैं, पक्ष और विपक्ष, सबको बाहर करना है इससे। वही हुआ अंत में। भाई देखिए, सुशीला जी का नाम अचानक से आया तो ऐसे ही नहीं आ गया, नाम तो बालेंसा का चल रहा था और सारे लोगों का चल रहा था, सुशीला जी का नाम अचानक कैसे आया? फिर सुशीला जी का नाम अचानक आता है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर पॉइंट जब काम करता है तो बहुत सारे लोग अपनी बात बदलते हैं। तो फिर एक बात आती है कि नहीं भाई इसको नहीं, अब इसको, अच्छा इसका समर्थन रहेगा, इसको समर्थन नहीं रहेगा। एक तरफ बालेंसा सुशीला जी का समर्थन कर रहा था और दूसरी तरफ अपने लोगों को भड़का रहा था कि मेरा नाम प्रोजेक्ट करो। आइए कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं, दिखाता हूं, वो भी बड़ा मजेदार है। सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, बहुत बढ़िया बातें कही कि ये पटरी पर लेकर के आएंगी नेपाल को, नेपाल से हमारा रिश्ता है, नेपाल से हमारा नाता। अक्सर
प्रधानमंत्री लंबे समय से नेपाल में कोई रिजीम चेंज होती थी तो सार्वजनिक कुछ नहीं बोलते थे, ट्विटर पे 2 लाइन का लिख दिया, बात खत्म हो गई, है ना। लेकिन मणिपुर से बोले और जम के बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर भी पोस्ट किया, बधाई दी उनको, नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला काकरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों को शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि भारत इस पड़ोसी देश के विकास और शांति में अहम भूमिका निभाता रहेगा। उसके साथ ही वहां के लोगों के बीच बातचीत, शांति और सौहार्द की भावनाओं को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देता रहेगा। क्योंकि जैसे ही ओली की सरकार आई, कन्वर्जन वहां बढ़ गया, बहुत बड़े पैमाने पे कन्वर्जन शुरू हो गया और 3-4 सेक्ट बने वहां पे। जो जो आया नेपाल में 2008 के बाद, जो भी आया पॉलिटिक्स करने नेपाल में, चाहे छोटी चाहे बड़ी पॉलिटिक्स करने, उसका पहला उद्देश्य क्या होता था? भारत विरोधी बयान देना। कुछ भी बयान दे दो, अच्छा लेपू लेक काला पानी है, बड़ा सस्ता बयान है। वो कोई आता है तो उसको पता नहीं कि लेपू लेक क्या है, कौन सी संधि हुई थी 1806 में, कैसे वो किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, उसके बारे में नहीं कोई बात करता है। सीधे आता है ना, वो हमारा है, वो हमारा है, वो क्यों हमारा है, कैसे हमारा है, क्या संधि हुई थी, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। तो इससे क्या होता है कि वहां पे एक भावनात्मक चीजें उमड़ती हैं। दूसरी चीज, ये जेनजी और युवा आंदोलन और ये फलाना और ढिकाना, नेपाल के मैक्सिमम युवा बाहर हैं, मैक्सिमम युवा बाहर हैं, इस बात को आप समझिएगा। नेपाल में वो युवा हैं आज के डेट में जो नेपाल में रह करके ठीक ठाक अपना रोजी रोटी चला ले रहे हैं। क्योंकि अगर ये आंकड़ा कहता है कि 3 करोड़ में से 75 लाख लोग बाहर हैं, तो जाहिर सी बात है बुजुर्ग तो बाहर है नहीं। बाकी सेना में बड़े पैमाने पे लोग हैं, भारत की सेना में भी काम किए हुए लोग हैं। इन दोनों कनेक्शंस को समझिएगा। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। मतलब ये बहुत अलग तरीके का प्रयोग है ना। बालेन साहब भारत विरोधी क्यों है, जिन्हें नेपाल का पीएम बनाने की मांग हो रही थी। अच्छा, ये बहुत कुछ कहता है, ये नक्शा एक बृहद नेपाल का बनाएगा, उसको अपने पीछे लगाएगा, तमाम बातें कहेगा, नहीं ये यहाँ की नहीं है, ये यहाँ की नहीं है। अगर केपी ओली की बातें और बालेन शाह की बातों को आप पैरेलल रख देंगे, पैरेलल, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये दोनों एक ही तरीके की भाषा बोलते हैं। अब बालेन शाह की भाषा और केपी ओली की भाषा एक ही है भारत के संदर्भ में। बाकी नेपाल में पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि राजा को लेकर के जो पॉलिटिक्स हुई, राजशाही को लेकर के जो पॉलिटिक्स हुई, वो एक लंबा समय बीत गया। तो पॉलिटिक्स होगी किस चीज पे? काम धाम के तो है नहीं, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई विजन नहीं है। अदरवाइज नेपाली लोग इतने मेहनती होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं कि नेपाल कहां से कहां पहुंच गया होता। इसी घटनाक्रम के बीच में एक चीज और देखिए, वो कौन लोग थे जो पहुंच गए थे पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करने? तो पता चला कि ये कन्वर्टेड और वामपंथी थे, क्योंकि हिंदू तो कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। और जिस देश में 80% से अधिक हिंदू रहते हैं, पहले 85% आंकड़ा था, अब घट गया है, 80% से अधिक हिंदू रहते हो, साथ के साथ जो देश 2008 तक हिंदू राष्ट्र रहता हो, एकमात्र दुनिया का हिंदू राष्ट्र रहता हो, और जहां के राजा खुद हो पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ, किसकी इतनी औकात और हिम्मत हो गई कि मंदिर पे हमला करने चला गया? मतलब लोगों, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे कोई कुछ है नहीं, ऐसा स्वस्फूर्त है और करप्शन हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, इसलिए इस तरीके की चीजें हो गई। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है गुरु। और चीजें बताता हूं आप लोगों को, है ना। बालन शाह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ना कोई सियासी पार्टी है, ना किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ना इसका कोई संगठन है, ना कोई राजनीतिक अनुभव है, कुछ नहीं है इसके पास। तो ये इतना पॉपुलर कैसे है? इसको पीछे से बैक करके पॉपुलर करने वाले लोग कौन है? और जो भारत में 2 साल पढ़ाई करके गया हो इंजीनियरिंग का, वो भारत विरोधी कैसे है? हालांकि इस समय जितने भी लोग हैं ये सब भारत से ही पढ़े हुए हैं, है ना। बेचूकी पढ़ी हुई प्रधानमंत्री जो अभी बनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जेनजे के आंदोलन में एक चीज निकल करके आई, कोई युवा शक्ति, कोई युवा चलाएगा नेपाल को।
तो सुशीला कार्की तो युवा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब खेल शुरू हुआ है तो बहुत अच्छे अच्छों का खेल जो है वो खराब हो गया है। अच्छा, हामी नेपाल वाले ने भी समर्थन दे दिया है ना, जिसने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया। रवि लक्ष्मण नेपाल के वो नेता जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ाया, क्या नेपाल के पीएम बनेंगे? यह भी चल रहा था। अच्छा, ये क्या कर रहा था? ये 2014 में अमेरिकी नागरिकता ली थी। कहा जाता है कि उसकी नेपाली नागरिकता खुद खत्म हो गई। नेपाल का नागरिक कानून यही कहता है, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो नेपाल की नागरिकता खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये फंस गया तो कुर्सी छोड़ा, फिर ये जेल चला गया, भ्रष्टाचार दुनिया भर की चीजें इस पे लगी। ये अमेरिकी नागरिक था। बेसिकली ये अमेरिकी नागरिक ही नहीं था, ये अमेरिका का एक टूल किट था जो वामपंथियों की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया। और ये बातें ओली, प्रचंड, देवबा की जो बातें हैं वो अंदर की बातें अमेरिका तक जाने लगी, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट में बैठेगा, फैसला, पैसे और इन्वेस्टमेंट सबके बारे में इसको जानकारी होगी। जैसे ये नेपाल की सरकार को पता चला, इसको फंसा करके इसको जेल में डाल दिया, इसको प्रदर्शनकारियों ने छुड़ा लिया। तो किसका इंटरेस्ट है इसको जेल से छुड़ाने का? कौन व्यक्ति इंटरेस्टेड हो सकता है नेपाल में? कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों नहीं बने तो क्या तीनों नहीं बने तो क्या सब कुछ बाहर हो गया? नहीं, जो 6 महीने बाद चुनाव होगा ये सारे चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिएगा, ये सारे एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो बालन साहब पहले अमेरिकी पिट्ठू था वो अब चाइना का पिट्ठू बन गया है ना। मतलब हम लोग 145-50 करोड़ के देश में हम लोगों ने इतना चुनाव मैनेज किया, इतना चुनाव में हम लोग भाग लिए हैं, इतने विधायक सांसद बनाए हैं, गिराए हैं। सोशल मीडिया में किस तरीके से चीजें चलती हैं हमको पता है। अचानक किसी के पास कुछ नहीं और इतना पॉपुलर हो जाए, आए मेयर बन जाए काठमांडू का, ये सब चीजें हजम होने वाली नहीं है। कुल मिला जुला करके भारत और नेपाल का जो रिश्ता है नागरिकों के तौर पे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ओली पोली जितने हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो सब पिट्ठू हैं। भारत और नेपाल के नागरिक जो हैं इनका रिश्ता रोटी बेटी का है, सेना से जुड़ा हुआ इनका रिश्ता है, आने जाने का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, भगवान पशुपतिनाथ का रिश्ता है और भगवान गोरखनाथ से रिश्ता है। अच्छा, कुछ ये भी चला कि योगी आदित्यनाथ भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की, नेपाल पे कुछ लोगों ने चलाने की कोशिश की, हालांकि उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। योगी बाबा जब कुछ करते हैं तो ताल ठोक के करते हैं। तो ये है स्थिति। अब जो नेपाल में होगा 6 महीने में वो ज्यादा रोचक है इस आंदोलन से भी, क्योंकि जब 6 महीने बाद चुनाव होगा मार्च के आसपास, तब पता चलेगा कि इन 6 महीनों के खेल में कौन जीता कौन हारा। आज सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और बाकी जितनी चीजें मीडिया, सोशल मीडिया फलाने ठिकाने पे चल रही है ना, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, नीपोकिट पीपोकिट कुछ नहीं है। और ये जो चीजें चल रही हैं, असली कहानी जो है वो मैंने विश्लेषण कर दिया उसका। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।